क्लास में जो है वो डिस्कस किया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बारे में। आज हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। सो लेट्स टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। एक बार हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को दोबारा से समझ लें तो हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि अगर मेरे पास मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि सपोज यहाँ इनर लाइन हमारे पास काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, लेट्स से ये वाला मेरा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पे जब मैं इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन चेक करूंगी तो ये इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मेरे सारे के सारे ये सब के सब क्रिएट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा न्यूक्लियर चार्ज फील नहीं करेगा। ये जो न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? Z इफेक्टिव। एंड Z इफेक्टिव हमारा होता है Z माइनस सिग्मा, राइट? तो आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो है स्लेटर्स रूल के ऊपर। नाउ द स्लेटर्स रूल बेसिकली क्या करता है मुझे? इट हेल्प्स अस टू कैलकुलेट सिग्मा। ये हमें बताता है कि सिग्मा कैसे जो है हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले मैं आपको रूल समझाती हूँ इसके, फिर एग्जाम्पल के तौर पे समझाऊंगी कि इसको हम लोग कैसे जो है कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला काम जो आपको स्लेटर्स रूल में करना होता है वो है रूल नंबर 1, वो है राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखिए एंड डिवाइड इन ग्रुप्स, एंड उसे ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। ग्रुप्स में डिवाइड करने का क्या मतलब है? जैसे कि बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि S और P कंपैरेटिवली बेटर शील्डर्स होते हैं कंपेयर टू D एंड F। तो S P को हम लोग जो है कंपैरेटिवली बेटर शील्डर्स मानते हैं, इनका शील्डिंग अच्छा होता है। हालांकि S का सबसे अच्छा होता है लेकिन फिर भी S और P अच्छे माने जा सकते हैं, और D और F को जो है हम पुअर शील्डर्स मानते हैं, है ना? अब यही मेरे एक्चुअली ग्रुप्स भी हैं। मतलब मैं अगर किसी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ तो मैं उसे ग्रुप्स में डिवाइड करूंगी। कैसे? S और P को एक ग्रुप में कर दूंगी, D और F को एक ग्रुप में कर दूंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर आपके पास लेवल आएंगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इन इंक्रीजिंग एंड। मतलब ऐसा नहीं कि 4s को पहले लिख रहे हैं, भाई 4s इज फिल्ड फर्स्ट बट कॉन्फ़िगरेशन में 3d पहले आता है, तो ऐसे लिखेंगे। फिर S और P को एक ग्रुप में रखेंगे। ठीक है, अब कैसे रखना जरा सुनेंगे। यहाँ पे ये देखिए, ये S है 1s, ये एक ग्रुप में आ गया। ये 2s और ये 2p, तो ये सेम शेल के S और P एक ग्रुप में आएंगे। ये भी सेम शेल के S और P है, एक ग्रुप में आएंगे। 3d हमारा अलग ग्रुप में आएगा, सेम शेल के S और P एक ग्रुप में आएंगे। मतलब इस तरीके से मैं ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड करूंगी, तो N का वैल्यू सेम रखूंगी और S और P को सेम ग्रुप में करूंगी, D और F को अलग ग्रुप में करूंगी। यहाँ तक सबको बात समझ आई? अभी एग्जाम्पल आते रहेंगे। सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद आपको देखना है रूल नंबर 2, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इफ इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन is present in NSMP group, मतलब मैं जिस इलेक्ट्रॉन पे ये Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना चाह रही हूँ, जैसे यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन, मेरा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन था, तो मैं जिस इलेक्ट्रॉन पे अपना कंसीडर कर रही हूँ जिस इलेक्ट्रॉन को, वो अगर NSNP ग्रुप में, मतलब जैसे 2s 2p ग्रुप में है, 3s 3p ग्रुप में है, 4s 4p ग्रुप में है, 5s 5p ग्रुप में, मतलब NSNP ग्रुप में है, तो आपको क्या करना है ये उसके लिए। ठीक है, देन आपको यहाँ ये समझना है द इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप, द इलेक्ट्रॉन विद इन सेम ग्रुप, electron within same group will contribute
0.35 to the sigma। मैं समझाऊंगी क्या है, आप बस अभी जैसे मैं लिख रही हूँ वैसे लिखते चलिए, ज्यादा आसान पड़ेगा, मैं सारी चीजें समझाऊंगी। तो इफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ग्रुप प्रेजेंट, इफ इलेक्ट्रॉन विद सेम ग्रुप जो है वो हमारा कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 टू द सिग्मा। इलेक्ट्रॉन्स इन n-1 ग्रुप will contribute 0.85 to sigma, and last line, rest all electron contribute 1 to the sigma। अब पहले मैं इसको इलस्ट्रेट करती हूँ, इसके बाद मैं नेक्स्ट चीज पे जाऊंगी। अभी बस मैंने क्या बताया आपको कि आप इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन ढूंढिए। अगर आपका इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन NSNP ग्रुप में है तो आप ये तीन चीजें याद रखेंगे कि सेम ग्रुप वाला 0.35 टू द सिग्मा कंट्रीब्यूट करेगा, n-1 वाला 0.85 कंट्रीब्यूट करेगा, और बाकी सारे के सारे जो है वो 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। अब जरा समझते हैं कैसे। लेट्स से मेरे को किसी एलिमेंट के ऊपर चेक करना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। लेट्स से वो एक एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट, लेट्स से मैं मान लेती हूँ कोई स्कैंडियम ले लिया। लेट्स से मैंने, इमेजिन करो आई एम टॉकिंग अबाउट स्कैंडियम। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है। सबसे पहला काम करना है, कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 4s2। ये सबसे पहला काम ये था। सेकेंड काम क्या करना है, यू हैव टू डिवाइड इट इनटू ग्रुप्स। तो 1s को एक ग्रुप में रखा, 2s2p को एक ग्रुप में रखा, 3s3p को एक ग्रुप में रखा, 3d को एक ग्रुप में रखा, और यहाँ पे 4p होगा पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक ग्रुप बनाने के लिए मैंने इस प्रकार जो है लिख दिया। ठीक है, और मैं पूछ रही हूँ कैलकुलेट z इफेक्टिव ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4s इलेक्ट्रॉन है इसका z इफेक्टिव निकालिए। तो अब देखिए ये 4s, अब देखो हालांकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन जब मुझे z इफेक्टिव निकालना है तो मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ। तो जैसे सपोज ये 4s है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, बट दोनों में से इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन कोई एक होगा, वो आप डिसाइड करिए कौन सा। दोनों में से कोई एक, दैट्स इट, और कोई नहीं हो सकता। आप हमेशा किसी एक इलेक्ट्रॉन पे ही z इफेक्टिव निकालते हैं। तो अगर यहाँ पे बोला 4s इलेक्ट्रॉन, मतलब 4s में चाहे कितने भी हो, बट आप किसी एक को मानते। तो इस 4s पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 में से एक इलेक्ट्रॉन जो है ये वाला, लेट्स से वो मेरा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन हुआ, मतलब जिसको मैं देख रही हूँ, जिस पर मैं सारी चीजें सोच रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन विद इन द सेम ग्रुप विल कॉन्ट्रीब्यूट दिस। मतलब क्या है इस स्टेटमेंट का, ध्यान से सुनना। इस स्टेटमेंट के हिसाब से इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन को अगर मैं छोड़ दूं, उसके अलावा इसके सेम ग्रुप में जितने होंगे वो सारे के सारे 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन है, उसके अलावा और कितने हैं? सिर्फ एक। तो अगर मैं यहाँ पे सिग्मा निकालूंगी तो 1 इंटू 0.35 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट रूल। फिर सेकेंड रूल में हमने बोला इलेक्ट्रॉन इन n-1 ग्रुप। n क्या है? n है 4, तो n-1 ये सारे हुए, जिसका भी n-1 मतलब 3, तो 3s 3p 3d, ये सारे के सारे n-1 क्या है? तो n-1 वाले कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 7 8 और 9। ये सारे के 9 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करेंगे 0.85 को, और रेस्ट ऑल मतलब अंदर और कितने भी n के है, चाहे वो n-2 है, चाहे -3 है, चाहे कोई भी है, ये सारे के सारे तो कितने हैं? 6 7 8 9 10, ये कंट्रीब्यूट करेंगे 1। तो मेरा सिग्मा का वैल्यू हुआ 0.35 प्लस 9 इंटू 0.85 प्लस 10, ये सिग्मा हुआ। आपको अगर z इफेक्टिव निकालना है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आ रहा है वो आएगा z विच इज 21 माइनस सिग्मा। अब आप लोग तसल्ली से मुझे बताओ कि आपको समझ आया इन तीनों पॉइंट्स का मतलब क्या है? मैम 0.35, it is 0.35 what? 0.35 is being contributed, मतलब 0.35 is the sigma value for one electron.
Ma'am, she's asking the units. यूनिट कुछ नहीं है, देयर इज नो यूनिट फॉर Unit. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की कोई यूनिट होती है क्या? नहीं ना, इट्स अ नंबर, देयर इज नो Or यूनिट. ma'am, if there was ma'am 1p, then we would group 1s and 1p. 1p होना है. No, 1p is not present, but if there was 1s and then along with that there was 1p I also. will not So say we will this, take I will 1s and not 1p same group. हाँ, मतलब इसको मैं 1 ना बोल के मैं 2s 2p बोलूंगी, क्योंकि Okay. 1p होता नहीं है. और दूसरी चीज 1s के साथ एक और एक्सेप्शन है जो अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, ठीक है? तो अच्छा. सर उसके लिए आप ये समझ लो, लेट्स से सेम चीज बता रही हूँ, यही कॉन्फ़िगरेशन है स्कैंडियम वाला. इस आपको बोल दिया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3s इलेक्ट्रॉन के ऊपर बताइए कि कितना पड़ रहा है, तो आप 3s और 3p को सेम ग्रुप में मानो, ठीक है? यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? Yes, ma'am. Can we explain some more example? हाँ हाँ, मैं एग्जाम्पल और बता रही हूँ. एक चीज और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमेशा एक चीज याद रखनी है, नोट. इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द राइट ऑफ electron under consideration do not contribute to sigma. मैं पहले एग्जाम्पल दूसरा लेती हूँ, पर इसमें एक चीज आप एक वेरिएंट करके आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या लिखा है. आपने ये सिग्मा कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला है बेटा? आपने ये सिग्मा निकाला है फॉर 4s इलेक्ट्रॉन, है ना? फॉर 4s इलेक्ट्रॉन. लेट्स से इसी कॉन्फ़िगरेशन में स्कैंडियम में मैं निकालना चाहूँ सिग्मा फॉर 3s इलेक्ट्रॉन, एज आई वाज सेइंग. तो यहाँ पे 3s 3p एक ग्रुप में माने जाएंगे और इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन 3s में, और 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 में से एक मेरा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन हुआ इसके सेम ग्रुप में. मतलब इस ग्रुप में 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए और एक इसका एक्स्ट्रा वाला हुआ, 7 इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप में माने गए, है ना? तो सिग्मा का वैल्यू हुआ 7 इंटू 0.35, ठीक? लेकिन अब इन वाले इलेक्ट्रॉन्स को जो कि इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन के राइट में प्रेजेंट है, मतलब ग्रुप के राइट में प्रेजेंट है, वो सब सिग्मा में कंट्रीब्यूट नहीं करते. तो 4s की जब बात कर रही थी तो राइट में कोई नहीं था, लेकिन जब 3s की बात करूंगी तो इस ग्रुप के राइट में 3d ग्रुप है और 4s 4p ग्रुप है, इनके इलेक्ट्रॉन्स को मैं काउंट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ इस ग्रुप के काउंट करूंगी और अंदर वाले काउंट करूंगी, ठीक है? तो इस ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन के अलावा मेरे पास एक बचा यहाँ पे, 6 यहाँ बचे, मतलब 7 0.35 कंट्रीब्यूट करेंगे. n-1 वाले ये हैं 6 7 8, वो 0.85 कंट्रीब्यूट करेंगे और बाकी सब में सिर्फ 2 ही हैं, वो 1 कंट्रीब्यूट करेंगे. ये होगा मेरा सिग्मा का वैल्यू. और इसका z इफेक्टिव, इसका लेक्चर मैंने सिग्मा डैश बोल दिया, तो वो होगा z माइनस सिग्मा डैश. सबको ये वाला पॉइंट समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन अंडर राइट वाला? No, ma'am. फिर से समझाओ. No. Yes, ma'am. हाँ, मैं एक और बार समझा देती हूँ. दिव्यांश, तुम्हें क्या समझ आया? मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी कि अगर आपको कोई अंदर के ग्रुप का इलेक्ट्रॉन के ऊपर z इफेक्टिव निकालना होगा, तो उस ग्रुप के राइट में, या ऐसा समझो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं तुम्हें दूं, तो जब तुम इस सिस्टम की बात कर रहे थे, ये अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे और ये इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन था, है ना? तो Yes, ma'am. पर ये z इफेक्टिव का जो चार्ज था कैंसिल किसकी वजह से हुआ था? इसकी वजह से, है ना? किनकी वजह से? इनर लाइन की वजह से. इसके पीछे भी अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इसके न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल थोड़ी करेंगे. इसके न्यूक्लियर चार्ज को कैंसिल कौन करेगा? जो इसके और न्यूक्लियस के बीच में हो. तुम समझे मेरी बात? Yes, ma'am. है ना? इसलिए जो भी इलेक्ट्रॉन का कंसीडरेशन है उसके राइट में, उसके ग्रुप के राइट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सब सिग्मा को कंट्रीब्यूट नहीं करते. मतलब यहाँ पे चाहे कितनी भी बड़ी कॉन्फ़िगरेशन में लिख दूं, ये सब का कोई मेरे लिए मतलब नहीं है. मैं सेम ग्रुप के n-1 n-2 और फर्दर इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स को ही सिग्मा निकालूंगी, क्योंकि वही सारे जो है शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने के लिए. इज दैट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. दिवांश? Yes, Excuse me, ma'am. Ma'am. ठीक. हाँ जी. Ma'am. हाँ जी, हाँ जी.
Ma'am, but which we will not take which electron in we won't take which electron in जिस ग्रुप consideration में for इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन है उस ग्रुप के राइट में जितने भी हैं, मतलब उस ग्रुप अच्छा के राइट में जितने भी हैं उनको नहीं लेना, ठीक है। Ma'am, if you were to so calculate ma'am sigma if for I 1 take is 2. वेट वेट एक एक करके, हाँ देवांश। ma'am if I take 1s2 in consideration 1 in consideration 1 electron so वन एस I का मैं will बता not रही हूँ take ना, वन एस का अगर आप इस केस में वन एस ले रहे हो तो आप इनमें हाँ जी मैम को भी नहीं लोगे, इसमें से कोई नहीं लेंगे इसके कोई राइट भी नहीं वाले लेंगे, बचा हुआ कोई भी नहीं, कोई rest भी of नहीं, we won't take कोई भी नहीं, the कोई भी rest नहीं। will not be taken in consideration नो then यस राइट, इनमें से कोई भी कंसिडरेशन नहीं होगा, सिर्फ ये वन एस टू है ना, इसमें से एक अंडर कंसिडरेशन होगा तो वन वन जो बचा बस उसी को लूंगी, okay ma'am ठीक है। Ma'am, why do we only take 1 electron in the electron considered? इसलिए हम एक इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन ले रहे हैं क्योंकि एक्चुअली मुझे एक ही इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियर चार्ज देखना, अगर मैंने सपोज दो ले ली तो इन दोनों के बीच का रिपल्शन हो रहा होगा ना, वो मैं Yes, ma'am. कहूंगी, है ना। ये सिग्मा किसका मेजर है, सिग्मा इज अ मेजर ऑफ बेसिकली मैं तुम्हें बहुत आम शब्द में सिखाऊं ना तो सिग्मा वो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के चार्ज को बता रहा है जो चार्ज कैंसिल हो रहा है Okay, ma'am. रिपल्शन से, है ना। तो सिग्मा कितने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज, कितने प्रोटॉन्स का चार्ज कैंसिल कर रहा है, कितना प्रोटॉन्स का चार्ज नहीं पहुंच पा रहा है उसे बता रहा है। और वो पहुंच क्यों नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है। तो अगर मैंने दो इलेक्ट्रॉन्स ले लिए अंडर कंसिडरेशन तो उनके बीच का रिपल्शन कहाँ है, वो भी तो रिपल्शन होगा, तो आप काउंट नहीं कर रहे, है ना। तो इसलिए हम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन। Okay, ma'am. तो अभी तक Yes, ma'am. हाँ मैं और एग्जांपल देती हूँ। अभी तक का जो मेरा सिनेरियो है उसके की पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले डिवाइड द कॉन्फ़िगरेशन इन ग्रुप्स। ग्रुप्स दो ही प्रकार के होंगे, एनएसएनपी ग्रुप होगा और एनडीएनएफ ग्रुप होगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट ये है, चेक वेयर इज द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, वेयर इज द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन। क्यों, क्योंकि अगर वो एनएसएनपी ग्रुप में है तो कुछ और रूल्स हैं, एनडीएनएफ ग्रुप में होंगे तो कोई और रूल्स होंगे। तो चेक वेयर इज द इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन, इफ इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन इज इन एनएसएनपी देन द रूल्स आपको मैंने 3 बता दिए हैं कि सेम ग्रुप कंट्रीब्यूशन contribution 0.35 n-1 group n minus 1 0.85 n-2 and rest all rest all 1. 1 contribution, ठीक है। और सबके लिए ये चीज कॉमन रहेगी, इलेक्ट्रॉन्स इन द राइट ग्रुप 2 इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन विल नॉट कंट्रीब्यूट, ये सबके लिए सेम रहेगा, नो मैटर मेरा कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 3 पे, इफ इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन इज इन एनडीएनएफ ग्रुप, अगर मेरा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन जो है एनडीएनएफ ग्रुप में होता है देन याद रहे इलेक्ट्रॉन सेम ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स विद इन the same group will contribute 0.35, will contribute 0.35 to sigma. Second, electrons within the lower groups, other lower groups contribute 1. मतलब यहाँ पे n-1 वाला कुछ नहीं है, या तो सेम ग्रुप है या तो बाकी सारे, ठीक है। एग्जाम्पल देती हूँ, अभी मैं स्कैंडियम वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ जो मैंने पहले आपके पास रखा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2 है। लेट्स से आपने जब इसे ग्रुप्स में डिवाइड किया तो 1s एक ग्रुप में आया, 2s 2p एक ग्रुप में आया, 3s 3p 3d, है ना। मैंने बोला कैलकुलेट z इफेक्टिव ऑन 3d इलेक्ट्रॉन, तो 3d इलेक्ट्रॉन कौन सा बेटा, ये, और ये 3d इलेक्ट्रॉन आपका इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन हुआ जो कि NDNF वाले ग्रुप में प्रेजेंट है। और इस केस में आप देखेंगे एक ही इलेक्ट्रॉन, तो मतलब अंडर कंसिडरेशन यही है, इसके अलावा कोई ग्रुप में और है नहीं, ये तो राइट है, राइट वाले कंट्रीब्यूट करते ही नहीं है, और इस ग्रुप में और कोई प्रेजेंट नहीं है। तो सिग्मा का वैल्यू हुआ 0 into 0.35, 0.35 और plus रेस्ट आगे ले लो जितने भी हैं, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 6, 18 कंट्रीब्यूट करेंगे तो सिग्मा के वैल्यू सिर्फ 18 आई। तो जेड इफेक्टिव देखिए कितना आएगा, 21 - 18। बात समझ आई सबको? Ma'am, could you please explain this 3D example again? हाँ, फिर से समझाती हूँ इतने। आप स्कैंडियम की बात कर रहे हो, तो स्कैंडियम में आपका 3D इलेक्ट्रॉन पे ही आपको जेड इफेक्टिव निकालना है, जैसे हमने बोला। और मेरा 3D इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसके राइट वाले तो कंट्रीब्यूट करेंगे नहीं सिग्मा को, इसको हटा दो। इसके ग्रुप में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब अगर मैं इसको इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन मान लूं तो इसके अलावा और कोई है क्या इस ग्रुप में? नहीं है। No, ma'am. तो सिग्मा का वैल्यू हुआ 0 into 0.35, क्योंकि सेम ग्रुप में और कोई है नहीं। और Yes, ma'am. बाकी सारे अंदर वाले ग्रुप, चाहे वो N वाले हैं, -1 वाले हैं, -2 वाले, कोई भी हो, बाकी सारे जो भी अंदर वाले हैं वो सब 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 सारे के सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे, तो 18 into 1 हो गया, सिग्मा का मैम 18 हो गया, जेड इफेक्टिव। हाँ जी, मैम मैम इन दिस वन ये 3D why does 3D not contribute? क्योंकि वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, दैट इज ओनली अंडर कंसीडरेशन। जो अंडर कंसीडरेशन है उस पर इफेक्ट चेक करना है ना मुझे। वो तो एक तरीके से मान लो क्या बोले, जैसे बीमारी होती है, बीमार शरीर के ऊपर आप दवाइयां देते हो तो आपको अफेक्ट उसकी बॉडी पे चेक करना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे चेक करना है, इस पर बाकियों का क्या इफेक्ट है। तो इसके ग्रुप में बाकी और कोई है ही नहीं ना, इसलिए 0.35। हाँ जी, और कोई कुछ मैम जो राइट साइड इलेक्ट्रॉन्स लाई करेंगे पर वो भी तो रिपल्शन कॉज करेंगे। बिल्कुल रिपल्शन कॉज करेंगे। द पॉइंट इज वो जो रिपल्शन कॉज कर रहे हैं वो न्यूक्लियस के चार्ज को यहाँ तक आने के लिए नहीं रोक रहा, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर चार्ज बाद में पहुंच रहा है। तुम समझ रही हो? ये रहा मेरा न्यूक्लियस, ये रहा मेरा 3D, ये N=3 ये है मेरा, तो 3D यहाँ पर है और 4s यहाँ पर है ना, ये 4s है। मेरे को इस पर कितना न्यूक्लियर चार्ज पहुंच रहा है, पहले तो न्यूक्लियर चार्ज इस पे पहुंचेगा और वो कैंसिल होगा इन वाले इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि वो अंदर प्रेजेंट है। इस पे तो वैसी बात में पहुंचना है ना, तो इसका रिपल्शन जरूर होगा, पर उसका रिपल्शन इसको कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, इसके न्यूक्लियर चार्ज को नहीं काट रहा। समझ रही हो? अफेक्ट कर रहा होगा पर इसके न्यूक्लियर चार्ज को काटने का में इसका कोई रोल नहीं, क्योंकि इसको न्यूक्लियर चार्ज को काटने के लिए वो होंगे जो इनके बीच में बैठे। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? यस मैम। इसलिए हम राइट वालों को नहीं वो करके चलते हैं। ठीक है, अब मैं 1-2 एग्जांपल्स और देती हूँ तुम्हें, क्योंकि अब तुम्हें रूल्स तो पता ही है, आप एग्जांपल समझिए। सपोज आप क्रोमियम ले लिया मैंने, रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 3d5 4f1 है ना। अब मैं तुम्हें इसमें अलग अलग उस पे इलेक्ट्रॉन्स पे निकालने को बोलती हूँ जेड इफेक्टिव। ठीक है, कैलकुलेट जेड इफेक्टिव ऑन 3d इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव ऑन 4s इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव ऑन 3s इलेक्ट्रॉन, जेड इफेक्टिव ऑन 2s इलेक्ट्रॉन। इन सब पे एक एक करके मुझे कैलकुलेट करना है। अब इस केस में सबसे पहले मैं 3D इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 3D इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। ये ग्रुप में डिवाइड करोगे, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये और 4p वाला एक है ना। 3D इलेक्ट्रॉन है ये, इस पे मैं बात करूं। सबसे पहले तो आप ये सोचो रूल कौन सा लगना है। इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन किसमें है? NDNF वाले में, मतलब अभी जो लास्ट वाले रूल्स पढ़े हैं वो यूज होंगे। 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें से इलेक्ट्रॉन अंडर कंसिडरेशन कितने होंगे? 1। तो सेम और कितने बचे? 4। 3D के लिए जो सिग्मा आएगा वो आएगा 4 into 0.35 प्लस बाकी और जो मर्जी n हो वो सारे, तो 6, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के 18 कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? बात समझ आई?
तो अगर आप इस हिसाब से चलेंगे तो हमें ऐसा पड़ेगा 4 इंटू 0.35 1.4 प्लस 18 plus 18. 4। तो मेरा z इफेक्टिव कितना हुआ 21 माइनस नहीं 21 नहीं, ये तो 24 है, तो 24 माइनस 19.4। 4. ठीक है, अब आगे चलते हैं 0.6. 4.6। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं। 4s इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। 4s वाला ये है। अगर मैं 4s की बात करूंगी, राइट हैंड साइड पे कुछ नहीं है और अंडर कंसीडरेशन एक ही इलेक्ट्रॉन है और और कोई नहीं है ना। तो Z effective तो 1. 0 इंटू 0.35 हो गया। बट ये NSNP है तो उसमें n-1 वाले लेने होते हैं, तो n-1 वाले ये हैं 5 6 7 और ये 6 है ना, समझ रहे हो Yes, ma'am. है ना। तो हमारे पास ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास, 13. तो 13 इंटू 0.85 प्लस आगे वाले छोड़ जितने भी है 6 7 8 9 10, ये सारे के सारे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, समझे। तो सिग्मा का वैल्यू हुआ 0. ये तो गया 13 इंटू 0.85 जो कि है 11.05 प्लस 10 दैट इज 21.05। तो z इफेक्टिव का वैल्यू कितना आया 24 माइनस 21.05, सो आ रहा है 0.5. That is 2.95 2.9. है ना। चलो अब देखना इससे हम कितना अच्छा कंक्लूजन निकालेंगे। अब थर्ड पर आते हैं 3s इलेक्ट्रॉन, मतलब ये वाला। अगेन ये NSNP है तो राइट वाले तो भूल जाओ, सेम ग्रुप के कितने, एक अंडर कंसीडरेशन हो गया 8. तो 6 इधर और एक इधर, 7 हो गए। 7 0.35 n-1 वाले ये हैं तो 6 7 8 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, क्लियर है। Side. 7 इंटू Yes. 0.35 Plus 2.45 प्लस 8 इंटू 0.5 4। मैम 0.5 0.5 नहीं क्या करा होगा, मैंने, गलत कर दी, रुको एक मिनट। 8 इंटू 0.85. हाँ ये हो गया 85, तो ये हमारा होगा 8 इंटू 0.85 जो कि होता है 6.8 प्लस 2 प्लस 2.45 11.25। मेरा z इफेक्टिव का वैल्यू कितना आया, इफेक्टिव का वैल्यू आया मेरे पास 21 माइनस 11.25 24 माइनस 11.25 12.7. बात क्लियर है सबको। Yes, ma'am. अब आ जाओ 2s पे। 2s कौन सा है ये, अब इसको तो निकाल ही लेंगे। n है तो 6 और 1 7 इंटू 0.85 हुआ प्लस 2 इंटू 0.85 हो गया, स्ट्रेट अवे 35 है ये, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा। 7 इंटू 0.35 2.45 प्लस 0.5 इंटू 2 3.4 1.7. 2.75 Ma'am 1.7. का 1.7 क्या, Ma'am 2 into 0.85. ओ 1.7. Yes, ma'am. 1.7 7. 1.7। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। 4.15. हाँ, अब ये इम्पोर्टेंट चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ वो ये देखो, ये सिग्मा किसका था 3D का और ये सिग्मा किसका है 3s का। तो अगर मैं यहाँ एक चीज लिखूं, सिग्मा ऑफ 3D और सिग्मा ऑफ 3s अगर मैं कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं इसका सिग्मा 11.25 है और इसका सिग्मा 9 है, ठीक। और अगर z इफेक्टिव को मतलब 3D का सिग्मा अगर देखा जाए तो वो ज्यादा आ रहा है, z
कैलकुलेट करा जाए तो उल्टा आ जाएगा, है ना। बात समझ आई सबको? अब जरा सा ये मुझे बताइए, इन सारे केसेस में इससे आप क्या समझ, ये जो मैंने स्टेटमेंट यहाँ लिखी है इससे आप क्या समझ? कुछ कंक्लूड कर पा रहे हो यहाँ से? Ma'am, higher the value of sigma, lesser is the value of z effective. वो तो होगा ही, क्योंकि आपका z इफेक्टिव है ही z माइनस सिग्मा, वो तो ट्रू होना ही है। बट ये 3D है, ये 3s है, तो 3D 3s को अगर मैं कंपेयर कर रही हूँ तो मैं ये देख पा रही हूँ कि पहले बताओ ये सिग्मा है क्या? What is sigma? Sigma is basically giving us an idea of the number of electrons, number of protons जिनका न्यूक्लियर चार्ज कैंसिल हो गया है ना, और z इफेक्टिव इज गिविंग मी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जिनका इफेक्टिव चार्ज मेरा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन जो है फील कर रहा है, ठीक है। ये समझने की है ना। अब मैं यहाँ पे जो एक चीज समझा रही हूँ क्या है, हमने ये पढ़ा था क्वालिटेटिव एनालिसिस, एस ज्यादा अच्छा शील्ड होता है पी से, और पी ज्यादा अच्छा होता है डी से, और डी ज्यादा अच्छा होता है एफ से। अकॉर्डिंग टू क्वालिटेटिव एनालिसिस ये चीज मेरी शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर है। तो अगर मैं ये चीज समझूं, इसका मतलब अगर एस अच्छा शील्डर है, एस अच्छा शील्डर है, तो एस को बहुत अच्छे से इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड कर देना चाहिए। मतलब न्यूक्लियर चार्ज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फील कर रहा है वो क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। बोलो बात सही है नहीं है? यस मैम। बट यहाँ पे तो कुछ और ही देखने को दिख रहा है। ऐसा क्यों हुआ है? व्हाई इज दिस डिस्क्रिपेंसी? या तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, या तो यहाँ कुछ गड़बड़ है, या हम जो सोच रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है तो है कहाँ? मैम मैम बोलो। मैम ये मैम 3s1 है ना, सो मैम 3s1 and 3p6, so 7 electrons are influencing 1 electron, तो इस वजह से उसका z इफेक्ट ज्यादा आ गया। अच्छा, सेम ग्रुप वाले बात कर रहे हो तुम, ये सेम ग्रुप की बात कर रहे हो? यस मैम, 3s2 और 3p6, हाँ। 6 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उसका z इफेक्ट ज्यादा आ गया। That's अच्छा, why और जब 3D की बात करी थी तो वहां पे सिर्फ 4 थे, है ना? ये बोला मैम उसे 3s और 3p भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम 3D और 3s की बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं 3D और 3s, इनकी बात कर रहे हैं। मैम तो 3s का z इफेक्ट को 3p ने इन्फ्लुएंस कर दिया। तो इसका मतलब जो ये बताया ये माने हमने गलत बताया है। नहीं मैम वो ठीक है, इंडिपेंडेंट और ये इंडिपेंडेंट है, लेकिन या मैम ये सही है? हाँ बोल। मैम 3D के अंदर जो है 3s और 3p वो भी उसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उसका सिग्मा ज़्यादा हो रहा है। Yes. और ts को सिर्फ 3p इन्फ्लुएंस कर रहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। अब इसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग में लूप का है, हमें ये समझना है बेटा, ये जब मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बहुत क्लियरली बोला था, अगर इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स s में होंगे तो वो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा शो करेंगे, ना कि मैंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन s में होता है। डू यू रिमेंबर थिंग? इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है? Yes. समझने की है। तो अगर आपको कभी भी स्लेटर्स रूल से कोई चीज मतलब कंपेयर करने को आती है, या कमेंट करने को आती है, या फिर कुछ असर्शन रीजन टाइप आता है, तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें सोचनी होती है। आप सिर्फ इसके बेसिस पे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सिर्फ इनर लाइन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और जो मैंने स्लेटर्स रूल 3D पे दिखाया और 3s पे दिखाया है, ये तब है जब मेरा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन 3D में, इनर लाइन में d नहीं है, कंसीडरेशन वाला 3D में, और जब कंसीडरेशन वाला मेरा 3s में। तो ये दोनों में जो है बेसिकली फर्क जो नजर आ रहा है वो ये आ रहा है। इस तरीके से हम जो है फर्क को
इसके जो है समझेंगे एक तरीके से, मैं ये बोल सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए क्वालिटेटिव एनालिसिस एक डिफरेंट थिंग है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक डिफरेंट थिंग है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? राधिका कुछ बोल रही है? No. डू यू अंडरस्टैंड? सानवी को इशू? देवांशी, देवांगी, सानवी? ठीक, चलिए, तो हम लोगों ने ये समझ लिया। अब आप लोग प्रैक्टिस के लिए कुछ कुछ चीजें सीखेंगे, बट एक चीज मैं और ऐड करूंगी स्लेटर्स रूल में, वो क्या है? देखिए, एक सिंपल सा नोट है, ये सिर्फ के लिए जब आपके पास हाइड्रोजन या हीलियम का केस हो। हाइड्रोजन का केस मत ही मानो इस केस में, बिकॉज हाइड्रोजन पे जेड इफेक्टिव जो होता है वो जेड ही हो जाता है। फॉर हाइड्रोजन Yes. इफेक्टिव इज जेड, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है ना। ये एक्चुअली हीलियम का केस है, क्योंकि हीलियम इज 1s2, इसमें और कुछ नहीं होता है ना। और इस केस में जब 1s2 की बात होती है तो 1 तो इलेक्ट्रॉन का कंसिडरेशन हो गया, जो एक और बचा उस केस में वो सिर्फ कंट्रीब्यूट करता है 0.30 rather than 0.35। तो ये याद रखेंगे, एक नोट लिखेंगे, इन हीलियम 1s इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0.302 सिग्मा। मतलब अगर इसकी बात करूं और Z इफेक्टिव निकालना चाहूं 1s इलेक्ट्रॉन पे, तो इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन का कंसीडरेशन मानोगे, और अगर आप NsNp वाले के हिसाब से चलते हो तो जो एक इलेक्ट्रॉन और बचा उसको कितना कंट्रीब्यूट करना चाहिए था? 0.35, बट वो 35 ना होके 30 होता है इस केस में। तो इसका Z इफेक्टिव जो होता है वो आता है आपका Z माइनस 0.30। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? तो ये चीज आप याद रखेंगे, सिर्फ और सिर्फ हीलियम के लिए ऑब्जर्व होती है। हाइड्रोजन में तो कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, उसका Z इफेक्टिव तो Z के बराबर ही होता है। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. जी, तो आप लोग अब घर से जरा थोड़ा सा प्रैक्टिस यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा कि कैसे हमें Z इफेक्टिव निकालना है। आप निकालेंगे कैलकुलेट Z इफेक्टिव ऑन 3d इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक, 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉपर, 3s इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम। एक बार इनका जो है एक बार घर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और जो है आप लोगों को इसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक, चले आगे बेटा। Ma'am, 1 second, I'm noting down. हाँ हाँ, नोट करो। Yes, ma'am. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट हम लोग कवर कर चुके हैं, वो है हमारा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब हम आते हैं अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आपने ऑब्वियसली लोअर क्लासेस में भी स्टडी करी थी, दैट वाज एटॉमिक रेडियाई। तो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियाई नाउ। कैन आई रिमूव दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So the first periodic property we have to discuss is atomic radii. But before I go into the detail of atomic radii, मुझे कुछ चीजें तुम्हें मतलब एक तरीके से तो पूछनी और बतानी दोनों ही है। क्या? अगर आपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज Z इफेक्टिव के बारे में स्टडी करी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो अगर मैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से पूछूं हाउ डज Z इफेक्टिव वेरीज व्हेन यू मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एंड हाउ डज इट वेरीज व्हेन यू मूव टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इन सब चीजों को अगर मैं स्टडी करूं बिफोर आई गो इनटू दिस एटॉमिक रेडियाई, तो क्या निकलेगा? क्योंकि ये Z इफेक्टिव का रोल यहाँ एटॉमिक रेडियाई में भी आएगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सिंपल सा स्लेटर्स रूल अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। मैं सबसे पहले बात कर रही हूँ SP ब्लॉक की। मतलब जब मैं लेफ्ट से राइट इन अ पीरियड जाऊं, लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर मैं लेफ्ट से राइट इन अ पीरियड जाऊं SP ब्लॉक में, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मतलब है मैं डायरेक्ट S ब्लॉक से P ब्लॉक में जाऊं, मतलब बीच में D ब्लॉक ना है, मतलब मैं फोर्थ पीरियड से ऊपर की बात कर रही हूं, क्योंकि फोर्थ पीरियड में ये D ब्लॉक आएगा। तो मैं D में नहीं जाना चाह रही, मैं सीधा S से P में जा रही, मतलब फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड या थर्ड पीरियड, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में ऐसे पीरियड्स हैं जब मेरे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स है एक पीरियड में और P है, D नहीं है।
डू यू अंडरस्टैंड? उनकी मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि मैं बात लिख रही हूँ यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये आपके एस ब्लॉक से डायरेक्ट पी ब्लॉक का ट्रांजिशन हो गया ना, आप एस से पी ब्लॉक में गए लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में। इन सब की कॉन्फ़िगरेशन बताइए मुझे जरा, अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपका 1s2 2s1, तो ये 2s2, ये 2s2 2p1, फिर 2s2 2p2, और ऐसे करते 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 2s2 2p6 हो जाएगा। हाँ या ना? आवाज आ रही यस मैम। है ना? तो आप ये बताइए मुझे, इन सब में क्या आप ये देख पा रहे हैं कि आपका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो NSNP ग्रुप में ही ऐड हो रहा है? यस मैम। Last electron is added in NSNP group, और हर इलेक्ट्रॉन जो NSNP ग्रुप में ऐड होता है, लेट्स से मेरा NSNP ग्रुप में ही इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन है, तो अगर NSNP ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन और इसी ग्रुप में मैं इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दूं तो वो कितना सिग्मा को बढ़ाएगा? वो सिग्मा को इंक्रीज करेगा बाय 0.35। हाँ या ना? सही बात? यस मैम। डाउट तो नहीं है किसी को? नो। ठीक है, तो मतलब मैं जब एसपी ब्लॉक में लेफ्ट से राइट जाऊंगी पीरियड में, तो हर बार मेरा सिग्मा 0.3 से बढ़ता जाएगा, और अगर हर बार मेरा सिग्मा 0.3 से बढ़ा तो मेरा जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? क्यों? जेड इफेक्टिव है z माइनस सिग्मा, और z जो है वो 1 से बढ़ रहा है। क्यों? लिथियम अगर हमारा एटॉमिक नंबर 3 है तो ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, तो z कितने से बढ़ रहा है? 1। तो z इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? 1 माइनस 0.35 मतलब 0.65 से। हाँ या ना? 6 से बढ़ेगा। तो लेफ्ट से राइट अगर मैं पीरियड में जाती हूँ तो मेरा z इफेक्टिव इंक्रीज करता है, और वो भी कितने अमाउंट से? 0.65 अमाउंट से, जो कि एक अच्छा खासा अमाउंट होता है। तो मैं यहाँ नोट करूंगी, on moving left to right in a period, to right in a period in S and P block, effective nuclear charge increases by 0.65, and this is a very good huge amount. बात क्लियर है सबको? कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं? नो मैम। नो मैम। ठीक है, अच्छा सोचो, अब यही चीज मैं डी ब्लॉक में पूछूं आप लोगों से, तो भी थोड़ी देर के लिए इसको हटाते हैं यहाँ से और आते हैं डी ब्लॉक में। तो डी ब्लॉक में अगर मैं लेफ्ट से राइट इन अ पीरियड जाऊं, तो डी ब्लॉक हो गया आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। याद है सबको डी ब्लॉक एलिमेंट्स? यस मैम। अच्छा, अब इन सब में देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या थी बेटा? 3d1 4s2, ये है, मैं ऐसे लिख रही हूँ d1s2, ये है d2s2, है ना? मतलब 3d1 4s2, 3d2 4s2 लाइक दिस। Yes, ma'am. नोटिस करोगे तो इलेक्ट्रॉन किस में ऐड हो रहा है? 3d, इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन 3d, मतलब पेनल्टीमेट शेल। हाँ या ना? बैलेंस शेल में थोड़ी ऐड हो रहा है, Yes, ma'am. ठीक है? बट where is your last electron located? Your last electron is located in s orbital, मतलब the last electron under consideration is in NSNP group, but the new electron is being added to the penultimate orbital. तो NSNP ग्रुप में n-1 वाले कितना कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्मा को? 0.85। हाँ या ना? तो इसका मतलब जब, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन अंदर ऐड हो रहा है, n-1 में ऐड हो रहा है, पेनल्टीमेट मतलब n-1, तो सिग्मा कितने से बढ़ेगा? 0.85। बोलो हाँ। 85। डाउट तो नहीं किसी को? नो मैम। यस No. मैम। मतलब डाउट है? यस मैम। हाँ बोल। मैम स्कैंडियम पीरियड 4 में होता है हाँ है ना? एंड पीरियड 4 का पेनल्टीमेट शेल मींस थर्ड 3d,
तो मैम जब 3D में ऐड हो रहा है तो हम D और F वाला रूल क्यों नहीं लगा रहे इसमें? क्योंकि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन सेंस S से बता रही हूँ, ऑर्बिटल। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं ये एक्चुअली सेंस से बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एटॉमिक रेडियाई या आयनाइजेशन एनर्जी ये सब प्रॉपर्टीज स्टडी करोगे तो ये सारी प्रॉपर्टीज स्टडी की जाती है विद रिस्पेक्ट टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, चाहे वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तुम्हारा लास्ट इलेक्ट्रॉन हो या ना हो, हमें आउटर मोस्ट बैलेंस। बात करनी, मतलब बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। चाहे जैसे इसमें हो सकता है बैलेंस शेल भरा पहले गया हो, लेकिन बात हमें किसकी करनी होती है, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की। तो हमारा इलेक्ट्रॉन अंडर कंसीडरेशन जब मैं ये सारी चीजें डिस्कस कर रही हूँ वो हमेशा बैलेंस शेल वाला इलेक्ट्रॉन रहेगा, पर बैलेंस शेल में तो कंसीडरेशन है, बट भर इलेक्ट्रॉन किस में रहे, n-1 पे, इसलिए मैंने NSNP का रूल लगाया है, ठीक है। ओके मैम। तो बेटा आपका 1 से इंक्रीज हो रहा है, हाँ या ना, 21, 22, 23, 24 ऐसे ही चल रहा है, 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब Z इफेक्टिव कितने से इंक्रीज हो रहा है, 1 माइनस 0.85 मतलब 0.15 से, तो Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15। अब जरा ये बताओ Z इफेक्टिव का इंक्रीज S ब्लॉक में ज्यादा डोमिनेंट दिखेगा या D ब्लॉक में, ऑफ कोर्स S एंड P ब्लॉक में, है ना, क्योंकि वहां Z इफेक्टिव ज्यादा अमाउंट से बढ़ रहा है, यहाँ Yes, ma'am. बढ़ रहा है, बट उतना डोमिनेंट रोल Z इफेक्टिव का D ब्लॉक में नहीं होगा। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे ना जब एक्सेप्शंस आएंगी ना, वो एक्सेप्शंस रटने की बजाय आप इन सारी चीजों से ना एक्सेप्शंस को रिलेट कर पाओगे और आराम से समझ पाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, इसमें नोट हम ये करते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन पीरियड इन D ब्लॉक Z इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय 0.15, तो Z इफेक्टिव का इंक्रीज बहुत ज्यादा नहीं है, जबकि SP ब्लॉक में Z इफेक्टिव का इंक्रीज काफी ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा था। क्लियर हो गई बात? यस मैम। I remove this। तो हमारा पीरियड इफेक्ट हो गया। मैम हाँ हाँ हाँ, वापस लाओ, मैम मुझे नोट कॉपी करना है। कर ले बेटा जल्दी से, डन डन, मैम, डन। ओके। तो अब आ जाते हैं हम इस पे, इफेक्ट ऑफ Z इफेक्टिव इन अ ग्रुप पे कैसे वेरी, क्योंकि पीरियड में वेरिएशन आसान है देखना, एज Z1 से बढ़ता है, लेकिन अगर मैं कोई एक ग्रुप ले लेती हूँ, जैसे मैंने ले लिया ये हालिना का, इसमें Z को मेरा Z इंक्रीज हो रहा है डाउन, टॉप से बॉटम अगर मैं जाऊंगी तो Z इज इंक्रीजिंग, कितने से, कहीं 2 से, कहीं 8 से, कहीं 18 से, कहीं 18 से, कहीं 32 से, हाँ या ना, इससे बढ़ रहा है, कितने से बढ़ रहा है मुझे नहीं पता, हर ग्रुप में डिफरेंट है अकॉर्डिंग टू मैजिक नंबर्स, है ना। अब अगर बात करते हैं सिग्मा की, तो सिग्मा भी बढ़ेगा नो डाउट, क्यों, क्योंकि सब में वैलेंस शेल बढ़ रहे हैं भाई। लिथियम अगर आप 1s2 2s1 बोल रहे हो तो सोडियम आपका 3s1 तक है, पोटेशियम आपका 4s1 तक है, तो आप इन सब में देख रहे हो, आप अगर बैलेंस शेल सबका ये कंसीडर कर रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स अंदर बढ़ गए, नंबर ऑफ शेल्स अंदर बढ़ेंगे, इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो रिपल्शन बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगी तो सिग्मा बढ़ेगा, है ना। तो Z भी बढ़ रहा है, सिग्मा भी बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा देखा जाता है Z इफेक्टिव बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, और इसको मैं सिर्फ ऐसे ही समझा सकती हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और इफेक्ट ऑपरेट करता है, वो है नंबर ऑफ शेल्स का इंक्रीज होना। तो अब जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मैं हर बार ये तो नहीं बता सकती कि सिग्मा कितने अमाउंट से चेंज हो रहा है ना, तो सिग्मा कहीं पे ज्यादा अमाउंट से चेंज होता है, कहीं पे कम अमाउंट से चेंज होता है, लेकिन ये बात पक्की है कि सिग्मा उसी अमाउंट से चेंज होता है, उसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट से चेंज होता है जितने प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से Z चेंज होता है, और इसलिए Z माइनस सिग्मा का वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहकर आता है, कांस्टेंट जो है वो मेरे को नजर आता है। ये बात आपको जो है समझनी, इसको आप ऐसे समझिए, जैसे सपोज ऑन एन एवरेज बता रही हूँ, Z इफेक्टिव है Z माइनस सिग्मा, लेट्स से Z भी X अमाउंट से बढ़ गया, सिग्मा भी उसके हिसाब से X अमाउंट से ही बढ़ता है,
तो अगर ये प्लस एक्स हुआ और ये भी प्लस एक्स हुआ तो माइनस की वजह से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना। यही चीज यहाँ ऑपरेट करती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये नहीं फिक्स है कि ये 1 से बढ़ रहा है या 0.5 से बढ़ रहा है। z जिस ऑर्डर में बढ़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स उस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, तो सिग्मा भी उसी ऑर्डर में चेंज होता है, और इस वजह से z इफेक्टिव का रोल क्या नजर आता है, कांस्टेंट नजर आता है। तो आपको कंक्लूजन ये रखना है, हमेशा अपने दिमाग में कंक्लूजन रखना है कि z इफेक्टिव का डोमिनेंट रोल पीरियड में देखने को मिलता है, और वो भी स्पेशली एस और पी ब्लॉक में। माइनर इफेक्ट उसका डी ब्लॉक में भी देखने को मिलता है, लेकिन पीरियड में। बट z इफेक्टिव हैज नो रोल इन अ ग्रुप में एज सच उसका कोई रोल देखने को नहीं मिलता। बहुत ही कम वेरिएशन देखने को मिलता है, या मैं एक तरीके से बोल सकती हूँ z इफेक्टिव ऑलमोस्ट क्या रहता है, विद इन अ ग्रुप कांस्टेंट। आप एस ब्लॉक का ग्रुप लो, चाहे आप पी ब्लॉक का ग्रुप लो, चाहे आप डी ब्लॉक का ही ग्रुप क्यों ना लो। बात समझ आई सबको? तो ये सारी चीजें आप अपने दिमाग में रखेंगे बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट अप विद द रियल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्लियर? मैम हाँ जी, मैम एक बार वी कैन डू लिथियम एंड सोडियम z इफेक्टिव। आप करके देख लो, लेकिन उससे जो भी वैल्यू आएगी उससे मेरे को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फैक्ट यही है कि z इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है। और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आप निकाल भी रहे हो, आप वो निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स रूल की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? कोई मुझे बता सकता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इसकी? मैम हीलियम का वो ना ना ना, 0.00। अगर तुम में से किसी ने मुझे बताया स्लेटर्स रूल की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, तो मैं उसे टेस्ट में एक कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूरे नंबर दूंगी। मैम स्लेटर्स रूल मैम ये सिग्मा पे ज्यादा डिपेंडेंट रहता है, और सिग्मा टाइम अप। पता है क्या है सबसे बड़ी दिक्कत बताऊं? ये रूल में आपने देखा, आपने एस और पी को एक ग्रुप में रखा है, यस मैम को एक ग्रुप में रखा है। सबसे बड़ी गलती यही है, क्योंकि अगर आपको एक्यूरेट मेजर करना है ना, तो एस का हमेशा शील्डिंग ज्यादा ही होगा पी से, और पी का ज्यादा होगा डी से, जी का ज्यादा होगा एफ से। इंडिविजुअल की आप इनको गुड शील्डर मानते हो, पर इक्वल शील्डर तो नहीं मान सकते ना। स्लेटर्स रूल इन दोनों की इक्वल शील्डिंग मानता है, डी और एफ की भी इक्वल शील्डिंग मानता है, इसलिए वो एस और पी को एक ग्रुप में रखता है और डी और एफ को एक ग्रुप में रखता है। इसका मतलब स्लेटर्स रूल अप्रोक्सीमेट रूल है, नॉट एग्जैक्ट रूल। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए मैं कह रही हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम स्लेटर्स रूल से निकाल लो। क्यों? क्योंकि फैक्ट जो है वो हम नहीं बदल सकते, क्योंकि स्लेटर्स रूल एक अप्रोक्सीमेट रूल है, उसने एस और पी की शील्डिंग को सेम माना है। मैं उनकी कंपैरेबल मान सकती हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती कि एस स्फेरिकली सिमेट्रिकल और उसकी शील्डिंग नो मैटर व्हाट पी से ज्यादा ही होगी। समझे मेरी बात को? बट स्लेटर्स रूल हम यूज कर रहे हैं क्योंकि नोबडी हैज द एग्जैक्ट रूल, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन में चल रही है चीजें। अप्रोक्सीमेशन में अब मुझे टेंटेटिव आइडिया जो चाहिए वो चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कितने से इंक्रीज हो रहा है और कितने से डिक्रीज हो रहा है वो मेरा कंसर्न ही नहीं है, इसलिए मैं अप्रोक्सीमेट रूल्स लेके चल रही हूँ। डू यू अंडरस्टैंड द पॉइंट? इसलिए यस मैम नहीं जाऊंगी लिथियम और सोडियम पे। समझ गया? ठीक है मैम। ठीक, चलो आगे चले। आते हैं वापस से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एटॉमिक रेडिया पे। हाँ, एटॉमिक रेडिया को कैसे डिफाइन करेंगे आम शब्दों में? रेडिया ऑफ एटम, है ना बेटा? एटम का रेडियस। बट ये कितनी अच्छी बात है कि एटम का रेडियस, एक तो बेवकूफ सा एटम नहीं नजर आता, ठीक है, फिर उस एटम का तुम रेडियस निकालने चल रहे हो, मास तो हम इसका पता नहीं कर पाते सही से। इसका मास पता करने के लिए हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज करते, तो रेडियस कैसे पता लगेगा इसका? सोचो, है ना? मैम डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस फ्रॉम द हाँ, बैलेंस। बिल्कुल वही होगा। इलेक्ट्रॉन। पता कैसे लगेगा? कैलकुलेट कैसे करूंगी? कर सकती हूँ कैलकुलेट? मैम जब देख नहीं सकते तो कैलकुलेशन कैसे होगा? वही तो बात है ना। तो कैलकुलेशन नहीं होगा तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए, खत्म कर देते हैं चैप्टर। होगा कोई भी? इसके लिए भी कुछ रिलेटिव होगा। यस, बिल्कुल रिलेशन में ही निकालेंगे सारी चीजें, आजकल रिलेशन में ही निकलती है सबके, है ना। वैसे
से वो करते हैं ना कि मेरा बच्चे का दोस्त जैसा होगा मेरा बच्चा भी वैसा होगा, ऐसा इस लड़के के साथ मत घूमिए, इस लड़के के साथ मत घूमिए, क्यों ये ऐसा है ये वैसा है, क्यों, क्योंकि हम रिलेशन में ले लेते हैं, हम सोचते हैं ये ऐसा है तो मेरा बच्चा भी इससे घूम रहा है तो ऐसा ही हो जाएगा। तो हर दुनिया में हर चीज ही रिलेशन में है ना। चलो अब मैं पहली चीज तो ये समझा दूं कि ये है तो एटम का रेडियस, मतलब ये बेसिकली डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक प्रेजेंट है वहां का रेडियस, वहां का जो डिस्टेंस है वही रेडिया है। लेकिन चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस इन मेजरिंग एटॉमिक रेडिया है। क्या चैलेंजेस एटॉमिक रेडिया को मेजर करने में? सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि भैया एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते, एटम कैन नॉट बी आइसोलेटेड। जब आइसोलेट नहीं होगा तो क्या निकालेंगे इसका? चलो चलो बढ़िया। सेकंड चीज, सेकंड प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है यहाँ पे? एक और सबसे बड़ा चैलेंज क्या हो सकता है मैम? साइज, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर, मतलब आई मीन माइक्रोस्कोपिक नहीं, मतलब मैं सोच रही हूँ, ऐसे सोचो कि सपोज मैंने एटम को आइसोलेट कर लिया किसी तरीके से, क्यों ये ऐसे ख्याल दिमाग में ऐसे है। तुम लोगों ने सुशांत का तो सुना होगा, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, है ना, ही कमिटेड सुसाइड, वेरी सैड। बट मैं उसका एक वीडियो देख रही थी यूट्यूब पे जिसमें उसके इनसाइड द हाउस दिखाया था, तो मैंने वहां एक चीज नोटिस करी कि उसके पास एक खतरनाक सा टेलीस्कोप है जिससे वो सैटर्न की रिंग भी देख सकता है, ठीक है। और अगर स्काई क्लियर होगा तो हम पता नहीं क्या प्लूटो श्लूटो पता नहीं क्या क्या देख लेगा वो, ठीक है। मतलब जब ये सब चीजें हम कर सकते हैं तो लेट्स से कि हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, हम एटम को आइसोलेट कर लेते हैं, कर लिया आइसोलेट। बताओ अब क्या चैलेंज है? अब तो कोई चैलेंज ही नहीं बचा, फिर क्या दिक्कत है? हम उसे मेजरिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, वो भी आ गया। एक सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ ये क्या दिक्कत है? हाँ, इलेक्ट्रॉन जंप करता रहता है। उसको रिड्यूस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल का है कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन का यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, क्योंकि यस इलेक्ट्रॉन तो मेजर नहीं की जा सकती, समझे? मैं कह रही हूँ मैं मेजर सब कुछ मेजर करने पर आ गई, लेकिन मुझे वो नहीं पता कि मुझे मेजर कहाँ तक करना है, समझ रहे हो? इसकी एंडिंग नहीं डिफाइंड, क्यों? क्योंकि हमें वो मेजर वहां पर करना है जहां पे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, बट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मुझे पता होती, इलेक्ट्रॉन एग्जैक्टली कहां प्रेजेंट है मुझे नहीं पता होता। और दूसरी चीज, हाइजेनबर्ग के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता करेंगे तो आप उसकी वेलोसिटी गलत कर देंगे, मतलब आप ऑन द वे आप एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ भी सही पता नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉन एक वेव है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है। आइसोलेट कर भी ले, सब कुछ भी कर ले, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन हमारे पास बहुत वियर्ड है। इलेक्ट्रॉन इज अ वेव, इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज नॉट डिफाइंड, सबसे बड़ा चैलेंज ये है हमारे पास। बट ऐसे कौन सी चीज है जो पॉसिबल नहीं हो सकती? तो पॉसिबल है एटॉमिक रेडिया मेजर करना, बट इन डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब वो डिफरेंट फॉर्म्स क्या है? सो we measure atomic radii in terms of, हम मेजर करते हैं एटॉमिक रेडिया इन टर्म्स ऑफ कोवेलेंट रेडिया, मेटालिक रेडिया एंड वैन डर वाल्स रेडिया। एटॉमिक रेडिया मेजर नहीं कर सकती तो मैं कोवेलेंट रेडिया, मेटालिक रेडिया और वैन डर वाल्स रेडिया मेजर करूंगी। मैं थोड़ा सा समझाती हूँ ये क्या है। कोवेलेंट रेडिया तो समझ आ रहा है बेसिकली क्या है, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, क्योंकि इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना वो पूरा इसी पे बेस्ड है। आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना है, और केमिकल बॉन्डिंग बेटा एक ऐसा चैप्टर है जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और वो उतना बड़ा है, इतना बड़ा चैप्टर तो पूरे केमिस्ट्री में कोई नहीं होगा, वो उतना बड़ा है अगर तमीज से पढ़ाया जाए तो, ठीक है। नहीं पढ़ाया जाए तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो कोवेलेंट रेडिया, मेटालिक रेडिया और वैन डर वाल्स रेडिया क्या है ये बताती हूँ। को ये पता है कि एटम जो है वो अनस्टेबल होता है
और एटम जो है वो हमेशा कंबाइंड फॉर्म में, बेटर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि जैसे सपोज कुछ एलिमेंट्स आप देखते हो जो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो सारे के सारे फ्रीली फॉर्म एलिमेंट्स मेजरली ज्यादा स्टेबलाइज होंगे जब वो अपने कंबाइंड फॉर्म में होंगे। ये आप आगे जाके समझोगे ऐसा क्यों होता है। कुछ एनर्जी कंसीडरेशंस होती है, एनर्जी की वजह से हमेशा ऐसा देखा जाता है कि कंबाइंड फॉर्म या मॉलिक्यूलर फॉर्म स्टेबल है कंपेयर टू द अलोन फॉर्म, एटॉमिक फॉर्म। एटॉमिक फॉर्म से कई ज्यादा स्टेबल होती है मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो जब कोवलेंट रेडियाई हमने निकाला तो हमने क्या किया, हमने दो एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया, ठीक है। लेट्स से अगर मैं कोवलेंट रेडियाई की बात करूं तो मैंने दो एटम्स लिए और इन दोनों एटम्स के बीच में हाइड्रोजन एटम, लेट्स से एक एटम ये है, दूसरा एटम ये है, ए एटम और बी एटम, इन दोनों के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया। जैसे H2 के बीच में बन जाता है, AB के बीच में बन जाता है, ऐसे एक कोवलेंट बॉन्ड बन गया है। अब मैं क्या करूंगी, इस एटम के न्यूक्लियस और इस एटम के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी और फिर उसे हाफ करूंगी। तो वो मुझे अप्रोक्सीमेट, भाई ऑब्वियसली इस पे भी बहुत चैलेंजेस है, मैं बताऊंगी क्या क्या, अप्रोक्सीमेट आइडिया देगा कि इस एटम का रेडियस क्या था और इस एटम का रेडियस क्या था। तो हम अब एक एटम का रेडियस ना निकाल के हम एटम को कंबाइंड फॉर्म में करके उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे और उसका हाफ करेंगे। ये है ये। अब यहाँ कोवलेंट बॉन्ड्स में हम कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे एटम्स के बीच में और उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे। मेटालिक बॉन्ड्स बनाऊंगी उनके बीच में और उनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करूंगी। और वैंडरवाल रेडिया में मैं वैंडरवाल बॉन्ड्स बनाऊंगी, बताऊंगी वैंडरवाल बॉन्ड्स क्या होता है, वैंडरवाल बॉन्ड्स कुछ होता भी है नहीं होता, वो बनाएंगे और उनके बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का क्या करेंगे, हाफ करेंगे। मतलब एक तरीके से इसका रेडियस मेजर करूंगी इसके साथ और इसका मेजर करूंगी इसके साथ। ना ही इसका सही से पता है ना इसका सही से पता है, दोनों का किस तरीके से पता है, अप्रोक्सीमेट तरीके से पता है। यहाँ तक बात सबको समझ आई? यस मैम। Yes, ma'am. आगे चलते हैं और कोवलेंट रेडियाई को डिटेल डिस्कस करते हैं। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज one half of the internuclear distance, one half of the internuclear distance between the, it is defined as one half of the internuclear distance between the two covalently bonded molecule atoms, covalently bonded species लिख देते हैं। One half of the internuclear distance between the two covalently bonded species, one half of the internuclear distance। अच्छा ठीक है, ये डेफिनेशन हुई। अब चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। मेरे पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो वो दो तरीके के कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स मेरे पास बन सकते हैं, एक होमोन्यूक्लियर, एक हेट्रोन्यूक्लियर। और एक हेट्रोन्यूक्लियर। जैसे कि सपोज होमोन्यूक्लियर की अगर मैं बात करूं, मतलब दो सेम एटम्स, तो एक एटम ए है, दूसरा एटम भी ए है, दोनों ही एटम्स ए हैं, दोनों के बीच में एक मॉलिक्यूल बन गया A2 का। तो आपने इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लिया, लेट्स से ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की वैल्यू आई आपके पास DA। तो आपका कोवलेंट रेडियाई A का क्या होगा, DA, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ। बात क्लियर है? ये बताना होमोन्यूक्लियर। अभी बता, होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों ही एटम सेम, होमो मतलब सेम, तो दोनों ही एटम सेम अगर होंगे तो होमोन्यूक्लियर। और अगर दो एटम्स डिफरेंट हुए, मतलब एक एटम A हुआ, दूसरा एटम B हुआ, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया है ना, या ऑक्सीजन ले लिया। हेट्रोन्यूक्लियर मतलब दो एटम्स डिफरेंट है, इनके बीच का लेट्स से डिस्टेंस है मेरा DAB। देन कोवलेंट रेडियाई A का जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली बराबर होगा कोवलेंट रेडियाई B के, और वो अप्रोक्सीमेटली होगा DAB/2 के। बोलो हाँ। लेकिन मैम, हाँ जी,
मैम बट हेटेरोन्यूक्लियर में डिवाइडेड बाय 2 जरूरी नहीं है कि वो इक्वल्स हो, हाँ, तो तो जब मैंने लेकिन बोला मतलब ना, एज छोटा भी मैं लेकिन बोला ना, इसलिए तो मैं बता रही हूँ। लेकिन क्या है लेकिन चीज, वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी अप्रोक्सीमेट क्या रहे, सेम रहे। ठीक, मतलब ये है जब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी। अब इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ। जब मैं बात करूं कोवलेंट बॉन्ड की, बेटा ये तुम आगे वाले चैप्टर में पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन आप वहां ये स्टडी करोगे कि आप कोवलेंट बॉन्ड जो होता है, कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो बनता है बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपने पढ़े sp d f b, सारे के सारे ओवरलैप करते हैं, तब जाके एक जो है कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, इसको मैं बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं जाऊंगी क्योंकि आप नेक्स्ट चैप्टर में से पढ़ेंगे। मैं इसके रिस्पेक्ट में ये चीज आपको समझा रही हूँ, जैसे कि हेटेरोन्यूक्लियर के लिए चैलेंजेस हैं। आप यहाँ देखोगे मैंने इक्वल टू लिखा है, यहाँ देखोगे मैंने अप्रोक्सीमेट लिखा है। क्यों? क्योंकि इक्वल में तो ये बात पक्की है कि दोनों का साइज सेम होगा, दोनों एक ही है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे पास दो डिफरेंट एटम्स होते हैं तो दोनों डिफरेंट एटम्स का साइज भी डिफरेंट हो सकता है। ठीक, यस मैम। नेगेटिविटी में भी डिफरेंस हो सकता है। तो अगर मैं ये मानूं कि इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इन दोनों का रेडियाई में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तभी ये वाला जो रूल है वो एप्लीकेबल होगा। इसलिए आप देखें मैंने सब जगह अप्रोक्सीमेशन यूज किया, मैंने इक्वल टू यूज नहीं किया। ये Yes, ma'am. केस है, केस 1। और अगर ऐसा नहीं हुआ, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आया, जिस वजह से देखो साइज में अगर डिफरेंस होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा ही आएगा, पक्की बात। ठीक है, तो किसी एक को भी आप पैरामीटर ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि आप आगे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ेंगे तो आप बताएंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिपेंडेंट अपॉन साइज। तो साइज में अगर डिफरेंस आएगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में 100% डिफरेंस आएगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो आप ऐसे नहीं कर पाओगे। ठीक है, हमारे पास डिफरेंट इक्वेशन है, मैं बताऊंगी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड है जब आपके पास दोनों का अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, दोनों का रेडियस अप्रोक्सीमेट सेम हो। हालांकि अप्रोक्सीमेट की बात है, जरूरी नहीं है सेम हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने केस 1 बनाया है और दूसरा हम लोग जा रहे हैं केस 2 की तरफ, हेटेरोन्यूक्लियर में। मॉलिक्यूल्स केस 2। अब सपोज एक एटम छोटा आ गया, एक एटम बड़ा आ गया, तो ऑब्वियसली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होगा। लेकिन फिर Yes, ma'am. इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस लूंगी, ये एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ए और बी का। लेकिन इस केस में मैं डिफरेंट तरीके से रेडियस निकालूंगी। कैसे मैं निकालूंगी रेडियस, या फिर एक तरीके से आप बोल दो ये वाला जो डिस्टेंस है डी ए बी, तो डी ए बी जो है, ये जो बेसिकली ये डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ ए, डी ए बी जो होगा वो होगा कोवलेंट रेडियाई ऑफ ए प्लस कोवलेंट रेडियाई ऑफ बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी 0.09 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी का मॉड। ये वाली इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। क्या है इक्वेशन? ये जो डिस्टेंस है ये इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस होगा, लेकिन इस केस में मैंने माना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए की जो है वो डिफरेंट है बी से। हो सकता है ए की ज्यादा हो बी से, और हो सकता है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो बी से। अभी मैंने ए छोटा माना है तो हो सकता है ज्यादा हो, और हो सकता है आप ए बड़ा मान लो बी छोटा मान लो, कुछ भी केस ले सकते हो। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में यहाँ पे एक डिफरेंस है, और इस डिफरेंस की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे समझ आएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था, पार्शियल ओवरलैप ऑफ ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझाती हूँ यहाँ पे आप लोगों को और अच्छे से, तो आप समझ पाएंगे। लेट्स से एस ऑर्बिटल है एक एटम का, ये दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल है। तो जब ओवरलैपिंग होती है तो एक का एस ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल के एस ऑर्बिटल से मिलता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। जैसे ए और बी का इलेक्ट्रॉन शेयर करा है तभी तो एक कोवलेंट बॉन्ड बना है, इसने अपने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, बट ये इलेक्ट्रॉन तो ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। तो ए ने अपना ऑर्बिटल को पार्शियली ओवरलैप करा बी के साथ और एक बॉन्ड बना लिया ऐसे। ये जो है ना, ये वाला जो कॉमन फैक्टर है, ये बॉन्ड है। तो सोचो ए ज्यादा शाना निकले बी से और बोले
कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मैं अपने पास ज्यादा समय के लिए रखूंगा, तू कम समय के लिए यूज करेगा। तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इक्वली डिवाइड हुए? नहीं, वो किसकी तरफ ज्यादा? ए की तरफ। समझे? सेम चीज बी बोले कि मैं ज्यादा तरफ रखूंगा, तो जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आएगा तो ये जो ओवरलैपिंग रीजन है ये डिस्टर्ब होगा, ये ए की तरफ ज्यादा रहेगा, बी की तरफ कम रहेगा। और इसी वजह से, क्योंकि ओवरलैपिंग की वजह से ये जो डिस्टेंस है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जैसे इन एटम में ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा, ये अफेक्ट करेगा। इस वजह से हमने यहाँ पे ये एक जो है चीज डाली है कि आप सिंपल आर ए प्लस आर बी नहीं कर सकते, आप आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस, मतलब ए ज्यादा है बी से तो पॉजिटिव आएगी वैल्यू, बी ज्यादा है से तब भी पॉजिटिव ही आनी चाहिए वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ मॉड लगाया, मॉड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीवेंसन शॉमेकर। तो ये वाली यूज होगी अगर आपके पास हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है बट दोनों का रेडियस में डिफरेंस है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। अगर दोनों का रेडियस ऑलमोस्ट सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ऑलमोस्ट सेम है तो आप सिंपल इनका हाफ कर दो, क्योंकि आप सोचो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हुई तो ये वाली वैल्यू सब हट गया, जब ये हट गया तो डी ए बी आर ए प्लस आर बी हो गया, और आर ए प्लस आर बी अप्रोक्सीमेटली अगर सेम है तो आर ए प्लस आर बी बाय 2 हो गया, और यही फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये एक फॉर्मूला है जब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट सेम हो, और ये फॉर्मूला है जब इन दोनों के बीच में साइज वेरिएंट हो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी हो। इस वजह से लेट्स से अगर आपके पास HCl है तो आप HCl में कभी भी ये नहीं बोल पाओगे, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा HCl में, तो आप नहीं बोल सकते कि DHCl जो है वो DH प्लस RH प्लस RCl। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। बात समझ आई बात? Is that clear? Yes, ma'am. मैम ये कहाँ से आया है 0.09? कांस्टेंट आया है शील्डिंग कांस्टेंट्स को लेके, मतलब रियल फॉर्मूला जो है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा बता देती हूँ। सब हटा दूँ यहाँ से, नोट कर लिए सबने? अच्छा तो नहीं, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई, बस इतना बता देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लिख रही हूँ। एक्चुअली में क्या होता है, स्टीवेंसन कांस्टेंट है हमारे पास जो ये कहता है डी ए पी जो होगा वो आर ए प्लस आर बी माइनस ऑफ सी ए एक्स ए प्लस सी बी एक्स बी होता है। ये सी ए और सी बी जो होता है ये हमारे स्टीवेंसन कांस्टेंट्स होते हैं, ये कैलकुलेटिव है। अप्रोक्सीमेटली इन्होंने क्या किया, कुछ डेटा इकट्ठा करे, जैसे HCl का या फिर कोई डिफरेंट कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स के डेटा इकट्ठा करे, डेटा में कॉमन फैक्टर निकाला, कॉमन फैक्टर से CaCb निकाला और CaCb का कॉमन फैक्टर 0.09 है, आगे करके जो है फॉर्मूला बना। ठीक है, तो ये बेसिकली आया है एक एक्सपेरिमेंटल डेटा से, जो उन्होंने बहुत सारे कोवेलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा उनको लेकर जो है इंट्रोड्यूस किया। तो आप ये फॉर्मूला भी लिख लीजिए कि पता चले कभी आपको 0.09 ना दे के CaCb दे दिया जो कि स्टीवेंसन कांस्टेंट होता है, तो वो अगर दे देंगे तो आप इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टीवेंसन कांस्टेंट नहीं देंगे तो आप सिंपली जैसे 99.9998% तो यही वाला फॉर्मूले से ही आपका काम चल जाएगा। इज दैट क्लियर? और ये स्टीवेंसन कांस्टेंट जो है सब्सटेंस की नेचर पे डिपेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सबके लिए एक होंगे, हर केस में डिफरेंट होगा, इसलिए उन्होंने बहुत सारे डेटा इकट्ठे करे होंगे और फिर एक कंक्लूजन निकाला। इज दैट क्लियर? Yes. रब कर दूं? मैम हाँ जी बोलो बोलो। मैम ये कोवेलेंट बॉन्ड के नीचे वाला, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट वंस मोर? मैंने यहाँ पे ये वाला ना, यस मैम। इसमें मैंने बस ये एक्सप्लेन किया था कि आप ये मानोगे आगे जाके कि आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय पार्शियल ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो लेट्स से एटॉमिक ऑर्बिटल S है किसी एक एटम A का, ये एक S ऑर्बिटल है किसी और एक एटम B का, तो ये जब दोनों के S ऑर्बिटल पार्शियली ओवरलैप करेंगे तो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में शेयर होता है ना, इसी को हम लोग बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा ओके मैम, ठीक है, ये इक्वेशन बेटा मोस्टली बच्चे इग्नोर कर देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोगों ने जो भी जेई के बच्चे, आप लोगों ने वो ऐप का नाम सुना है, अभ्यास ऐप? कितनों ने सुना है? यस मैम, बस एक नहीं सुना है? सुना है मैम। बाकी सारे बच्चे सुना। जेई वाले हैं, इस साल नहीं तो अगले साल पेपर देंगे। अभ्यास नहीं पता। अभ्यास इज एनटीए ने अपना एक ऐप बनाया अभ्यास, जिसमें वो जेई मेंस अभी इस साल जो अप्रैल अटेम्प्ट होने वाला है उसमें किस तरीके के पेपर्स आएंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, उसके प्रैक्टिस पेपर डेली अपलोड करते हैं तीनों सब्जेक्ट्स के। तो वो पेपर जो आप देख रहे हैं, मैंने वो पेपर देखे थे, उनमें से 2 या 3 पेपर में ये इक्वेशन बेस्ड फॉर्मूला, इस फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन है। मतलब ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला मेंस में नीट में आने की प्रोबेबिलिटी है, इसे इग्नोर ना करिए प्लीज। इज दैट क्लियर? रिमूव कर दूं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये हो गया मेरा कोवलेंट रेडियाई के ऊपर। अब चलते हैं नेक्स्ट विच इज मेटालिक रेडियाई। मेटालिक रेडिया को आप वैसे ही डिफाइन करोगे जैसे आपने कोवलेंट रेडिया को डिफाइन किया, बस शर्त ये है वहां कोवलेंट बॉन्ड बनता है, यहाँ क्या बनेगा? मेटालिक बॉन्ड। सो इट इज डिफाइंड एज one half of the internuclear distance one half of internuclear distance between two metal ions in a metallic bond। पहले आप मुझे ये बताइए मेटालिक बॉन्ड के बारे में आप लोगों को कुछ भी नॉलेज है कि मेटल का बीच का बॉन्ड कैसे होता है? फिजिक्स के बेसिस पे बताइए मुझे थोड़ा सा। क्यों हमारे मेटल्स मेलिएबल, डक्टाइल ये सब होते हैं? बाय नो आइडिया। मैम व्हाट हैव यू आफ्टर मेटल? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है उनमें। तो ठीक है, ये बात तो सही है। आगे और? मॉलिक्यूलर फोर्स मैम। अच्छा, और? बस? डक्टाइल और मैम मेलिएबल इसलिए होते हैं क्योंकि इनका वो Ma'am, they are बॉन्ड good conductor. बहुत स्ट्रांग होता है। इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग। अगर बॉन्ड होगा इसका मतलब ये है कि आप उसको शीट, अच्छा एनीवेज कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ क्या है। सुनो भाई, मेटल्स कौन होते हैं बताओ? मेटल्स वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर सके आसानी से, यस Yes, ma'am. Electropositive. है ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ये जो मेरा मेटल है ये कोशिश करता है फटाफट अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने के। तो अगर कोई एक मेटल है ना, उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज करके मेटल आयंस एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज करा वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। ऐसे और मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स, मेटल आयंस इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से हमारे पास प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत खास बात है, और वो खास बात क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मोबाइल होते हैं। These are mobile electrons. They are not fixed at a position, and these metal ions are known as kernels. तो हम मेटालिक बॉन्ड को ऐसे समझते हैं कि मेटालिक बॉन्ड हैज kernels floating in the sea of electrons, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है एक तरीके से फ्लोट कर रहे हैं, मोबाइल हैं, इधर से उधर घूम रहे हैं। जब आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हो ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है, और इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ये लोग। तो यहाँ सबसे खास बात ये है कि मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना बोल के मैं बेटर बोलूंगी कि देयर इज अ मेटालिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कर्नल्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स। कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसे मेटालिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोबाइल है, फ्री है। तो जब आप मेटालिटी को समझते हो ना, तो आप ऐसे समझो कि भाई मेटल आयन एग्जिस्ट अकेले नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है। हमेशा याद रखना, चार्ज इज इक्वल टू बॉर्डन। चार्ज एक किसी भी हमारे ऊपर टेंशन एक भार है, वैसे ही चार्ज किसी भी सब्सटेंस के लिए एक भार है, और वो हमेशा चाहेगा अपना बर्डन रिलीज करना। तो कभी भी मेटल आयन बिना इलेक्ट्रॉन के एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। मेटल आयन के आसपास खूब सारे इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इलेक्ट्रॉन के आसपास खूब सारे मेटल आयंस होंगे ताकि इनका नेट चार्ज क्या होता जाए, नलीफाई होता जाए। nullify, yes तो ma'am, जब भी मेरा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा उसके साथ साथ मेटल आयन भी मूव करेंगे, समझ रहे हो, है ना, क्योंकि yes, इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो मेटल आयन भी मूव करेंगे, वो एक तरीके से उसके पीछे खींचते जाते हैं। तो जब मेलेबिलिटी डक्टिलिटी की बात होती है तो आप ये सोचो कि आपके पास एक शीट है, उसमें खूब सारे मेटल आयंस और इलेक्ट्रॉन है, आपने शीट को और डक्टाइल बना, आपने उसको जो है बदल दिया वायर की फॉर्म में, या फिर आपके पास कोई मेटल का पीस आपने हैमर कर करके उसे शीट्स में बदल दिया, तो आप बेसिकली उसकी थिकनेस कम कर रहे हो। और वो आप कर सकते हो क्योंकि ये लेयर के मेटल आयंस इस लेयर में घुस जाएंगे, इस लेयर के नेक्स्ट लेयर में घुस जाएंगे, वो घुस सकते हैं बिकॉज इलेक्ट्रॉन मोबाइल है। यही चीज अगर मैं किसी आयनिक कंपाउंड में देखूं ना, आयनिक कंपाउंड भी तो ऐसे ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेकिन NaCl एंड ऑल दीज कंपाउंड्स आर ब्रिटल, yes ma'am, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो होते हैं ना, ये फिक्स होता है पोजीशन पे, केटाइंस एंड एनाइंस आर फिक्स्ड, अगर आपने इन्हें मूव करा क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब। बट यहाँ ये करना चाहते हैं, तो जब आप अपने शीट की फॉर्म में बदलते हो, अरेंजमेंट चेंज होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, मेटल आयन के साथ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और इस वजह से मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी आती है, ठीक है। तो इसका क्लोजर व्यू कुछ ऐसा होगा, लेट्स से ये M एक मेटल आयन है और ये दूसरा एक M मेटल आयन है, ये एक दूसरे के करीब रहेंगे, दिस मेटल आयन एंड दिस मेटल आयन एक दूसरे के करीब रहेंगे, इनके बीच में जो थिन गैप है वो गैप किससे फिल हो रहा होगा, electron, ठीक है। तो मैंने यही करना है, ये जो एक मेटल आयन है, ये दूसरा मेटल आयन है, बहुत ज्यादा चिपके तो नहीं होंगे बट काफी पास होंगे एक दूसरे के, काफी पास होंगे। तो इन दोनों मेटल आयन के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अगर मैं निकालूं और उसका हाफ करूं तो वो मुझे क्या दे देगा, मेटालिक रेडियाई। तो ये DMM है, लेट्स से मेटालिक रेडियाई जो होगा वो बराबर होगा DMM का हाफ। हाँ, बात क्लियर हुई? लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, ये सब मेटल्स के लिए हो सकता है और सारी चीजें मेटल्स नहीं है पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। बट मेटालिक इज ओनली डिफाइंड फॉर मेटल्स, ऑब्वियस सी बात है, ओनली डिफाइंड फॉर मेटल्स। ma'am, हाँ जी, हाँ जी। ma'am, ये malleability और ductility, can you please explain it once again in brief? हाँ, जैसे सपोज तेरे पास एक मतलब ऐसा ना वो है, एक ऐसे ड्राइंग बनाते हैं, एक मेटल का बॉक्स है, ठीक है। तो इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स खूब सारे हैं, जब तुम इसे हैम्बर करोगे तो क्या होगा, ये लेयर नीचे आ जाएगी ना, थिन शीट में बदलने के Yes, बाद पतला करना है ना, तो ये पतला क्या होगा कि ये मेटल की लेयर्स और इलेक्ट्रॉन की लेयर सेकंड वाली लेयर्स के साथ घुस जाएंगे, सेकंड वाली थर्ड Yes. घुस जाएंगे और ये घुस सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जगह बनाई जा सकती है, ये मूव हो सकते हैं। तो मैम इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, इलेक्ट्रॉन अगर मूव होंगे तो मेटल आयंस भी होंगे, तो दोनों ही मूव होंगे एक तरीके से बोलो ना, ओके है ना। तो दोनों ही मोबाइल हैं, दोनों ही अपनी जगह, मतलब ये है कि मेटल आयन मूव होगा इलेक्ट्रॉन के साथ, इलेक्ट्रॉन मूव होगा मेटल आयन के साथ, एक सी है, ठीक है, एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कर्नल्स है। तो इस वजह से आप इन्हें किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट चीजों की जो पोजीशंस है वो फिक्स्ड नहीं है एक तरीके से, मतलब आप बस मैम वो मैम जो शीट्स में हम बनाएंगे दो शीट्स विल बी ब्रिटल, नो, व्हाई वुड दे बी ब्रिटल, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाँ, हाँ स्ट्रॉन्ग होंगे क्योंकि वो उतने ही स्पेस में छोटा ऐसा स्पेस नहीं है, वॉल्यूम भी तो बढ़ जाता है, एंड चौड़ी भी तो, अगर ये वॉल्यूम कम होगा तो लेंथ भी तो बढ़ जाती है, उसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकती भैया, ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत स्ट्रॉन्गर होंगी, आई वोंट बी सेइंग दैट, ओके ठीक है। Okay. अगर आपका वॉल्यूम Ma'am? कम कर रहे हो तो आप ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो ना, हाँ जी। मैम जो ये N+ है ये आपस में रिपेल भी तो करेंगे। हाँ, तभी तो मैंने बोला कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट और यही इलेक्ट्रॉन्स कारण है इन दोनों को रिपेल ना करने के, ये साथ इसलिए है बिकॉज इनके बीच में यहाँ पे ये सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, देयर इज इलेक्ट्रॉन्स, रिपेल नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को ये अट्रैक्ट करेगा, ये चिपके हुए नहीं है ना, अगर चिपके हुए होंगे तो रिपेल करेंगे ना, ये ऐसे है एक और ये थोड़ा सा गैप है दूसरा, क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है दिस इज बीइंग फिल्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज्यादा होने वाला है, इलेक्ट्रॉन का साइज काफी छोटा होता है, तो जितना छोटा साइज होगा उतना स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक नहीं होते, बहुत सारे नंबर्स होते हैं, क्योंकि मैं क्या बोल रही हूँ, बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खूब सारे होंगे इनमें,
ठीक है, आगे चलते हैं। मेटालिक रेडिया समझ आ गया सबको, ठीक है। अब तीसरे की तरफ आते हैं, वैन डर वाल रेडिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वैन डर वाल रेडियाए स्पेशली डिफाइंड फॉर नॉन बॉन्डेड स्पीशीज। ये नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के लिए है। मतलब क्या है कहने का, जैसे सपोज एक एटम है ए का, ये एटम है फिर से किसी ए का, बट ये दोनों आपस में बॉन्ड नहीं बना सकते। लेट्स से दे कैन नॉट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे नॉर्मल गैसेस होती है, हीलियम का एटम दोनों बॉन्ड नहीं बना सकते, नॉन बॉन्डेड स्पीशीज है ना। या फिर नॉन बॉन्डेड स्पीशीज क्या हो सकती है कि आपके पास एक मॉलिक्यूल है, लेट्स से हाइड्रोजन का, और एक और मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। तो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का और ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन भी क्या है आपस में नॉन बॉन्डेड है। ये आपस में बॉन्डेड है, पर ये पूरा मॉलिक्यूल और ये पूरा मॉलिक्यूल तो आपस में नॉन बॉन्डेड है ना। यस मैम, नॉन बॉन्डेड। तो हाँ, ये नॉन बॉन्डेड स्पीशीज के बीच में वैन डर वाल रेडिया है। और एक सिंपल सा, मैं तुम्हें एक सिंपल सा उसूल दे रही हूँ केमिस्ट्री का, वो क्या है कि अगर किसी दो चीजों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, किसी भी तरीके का बॉन्ड नहीं है, ना आयनिक ना कोवेलेंट, फिर भी ये एक दूसरे के साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं। ना वो इस डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पे प्रेफर करते हैं, ना ही वो इस डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे प्रेफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो लेट्स से ये एक हीलियम का एटम है, तो हीलियम का न्यूक्लियस होगा और हीलियम के पास इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है ना। यस मैम, 2। हाँ, यहाँ पे भी हीलियम का न्यूक्लियस है और यहाँ हीलियम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये Yes, ma'am. का एटम इस हीलियम से, अभी मैं मानती हूँ बहुत इनफिनाइट डिस्टेंस पे, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर है, इनके बीच में तब भी कोई बॉन्ड नहीं है। ये पास क्यों आएंगे भाई? पास आने का रीजन होना चाहिए कोई बॉन्ड। बॉन्ड तो है नहीं, इनको जब तक आपस में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मिलेगी ये करीब नहीं आएंगे। बट इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, माइल्ड सी। कैसे? इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सकता है और इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है। माइल्ड है ना, है ना। तो इस माइल्ड अट्रैक्शन की वजह से ये थोड़ा पास आ सकते हैं, लेकिन जब अगेन ये एक दूसरे के पास आएंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, ये बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, तो हो सकता है आयनिक बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड कुछ बना देते, पर बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत माइल्ड अट्रैक्शन है। इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन, इसका न्यूक्लियस इसका इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये पास आते जाएंगे, इसका इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी आएगी, इसका न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्शन आएगी। तो इसलिए दो नॉन बॉन्डेड एटम्स भी एक दूसरे से ऐसे डिस्टेंस पे रहते हैं जिस डिस्टेंस पे जो माइल्ड अट्रैक्शन है वो डोमिनेट करे और रिपल्शन मिनिमाइज हो। समझ रहे हो? और ये बहुत पास नहीं आएंगे। तो अगर आप दो नॉन बॉन्डेड एटम्स भी लोगे ना, तो वो भी स्टेबलाइज होंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। हालांकि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस काफी बड़ा हो सकता है, एक नॉर्मल आयनिक बॉन्ड की डिस्टेंस से, एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड की डिस्टेंस से बड़ा होगा वो डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी माइल्ड डेप्थ है। और ये और पास इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि अगर और पास आए तो क्या डोमिनेट करेगा? रिपल्शन। तो ये जो डिस्टेंस है जिसके बीच में इनका माइल्ड अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, इस माइल्ड अट्रैक्शन को हम इनको फोर्स बोल देते हैं, जिसको बोल देते हैं वैन डर वाल फोर्स। तो वैन डर वाल फोर्स क्या है? इट इज वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन that can exist between two non-bonded species. है ना? अरे ऐसे समझ लो ना कि मतलब एक सिंपल सा सिनेरियो मैं दे रही हूँ, जैसे आजकल का सिचुएशन है, आजकल का जो टाइम है, उसके अंदर हम सबके साथ एक चीज कॉमन है, वो ये है, वी ऑल आर ह्यूमंस, है ना। वी ऑल आर इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर ओन। हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में, लेकिन हम अगर किसी और की प्रॉब्लम दिखेगी, हम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे आएंगे। व्हाई? क्योंकि ह्यूमैनिटी सबसे पहले है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी में घुसेंगे तो क्या भाई मैं तो तुमको जानता नहीं, तू क्यों पंगे ले रहा है फालतू में। ये वही केस है।
ठीक है, ये एटम और ये एटम ये नॉन बॉन्डेड है, बट इन दोनों में कुछ शेयर है, दे शेयर अ कॉमन थिंग एंड दैट कॉमन थिंग इज अ माइल्ड अट्रैक्शन, जो इसको फील हो रही है इसकी वजह से और इसको फील हो रही है इसकी वजह से, बट दैट अट्रैक्शन इज सो माइल्ड कि ये आपस में आयनिक कोवलेंट टाइप बॉन्डिंग नहीं कर सकते, ये वीकेस्ट रहते हैं, दूर रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत पास नहीं आ सकते और बहुत दूर भी नहीं रह सकते, ये सिचुएशन है। ठीक है, तो ये वैन डर वाल्स फोर्स होता है, और ये जो इनके बीच का डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस, इसको बोला जाएगा वैन डर वाल्स डिस्टेंस। तो इस वैन डर वाल्स डिस्टेंस का अगर मैं हाफ लूंगी तो मैं इनका वैन डर वाल्स रेडियाई पता कर सकती हूँ। तो इस पर्टिकुलर केस में लेट्स से ये डिस्टेंस इज DAA, देन वैन डर वाल्स रेडियस ऑफ A वुड बी DAA/2। हालांकि वो बहुत ज्यादा इनएप्रोप्रिएट है क्योंकि वैल्यू बहुत ज्यादा आएगी, जरूरत से ज्यादा आएगी रेडियाई का वैल्यू, बट आई हैव नो चॉइस, व्हाई? बिकॉज दे आर नॉट फॉर्मिंग अ बॉन्ड, तो आई हैव विद नो चॉइस, तो मैं इस तरीके से जो निकालती हूँ उसे बोलती हूँ वैन डर वाल्स रेडियाई। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है, जैसे सपोज आप इस एटम और इस एटम के बीच का डिस्टेंस का हाफ लोगे तो वो इन दोनों के बीच का वैन डर वाल्स रेडियाई होगा, और इन दोनों के बीच का हाफ लोगे तो वो इन दोनों का कोवलेंट रेडियाई होगा। समझ रहे हो? एक और बात बता रही हूँ, जैसे सपोज ये डिस्टेंस मैंने ले लिया DAA, और यहाँ से और यहाँ का जो डिस्टेंस है वो मैंने ले लिया D'(A), तो हाइड्रोजन है ये, तो कोवलेंट रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा वो होगा DAA/2, और वैन Right. रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होगा वो होगा DAA'/2। समझे? नहीं? No. ये तो फिर से एक और बार समझ लो, ये मैं एक बार हटा दूं, ये सपोज हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बदल गया, HH ने आपस में बॉन्ड बना लिया, ठीक है, H का एटम इन्होंने बॉन्ड बना लिया आपस में, ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, तो जब इन दोनों के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगा तो इस कोवलेंट बॉन्ड का डिस्टेंस निकालो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस DA, तो कोवलेंट रेडियाई हाइड्रोजन एटम का क्या होगा, DA का हाफ। ठीक है राधिका? Yes. अब यहाँ पे भी यही मॉलिक्यूल मैंने ले लिया, हाइड्रोजन का सेम मॉलिक्यूल ले लिया, बट ये एक मॉलिक्यूल और ये एक मॉलिक्यूल, ये दोनों तो नॉन बॉन्डेड है ना, ये दोनों भी आपस में वैन डर वाल्स फोर्स एग्जिस्ट कर रहे होंगे, क्योंकि वो वैन डर वाल्स फोर्स हर नॉन बॉन्डेड के बीच में होता है, एवरी नॉन बॉन्डेड। तो ये इसका और इसके बीच का, इसके न्यूक्लियस के और इसके न्यूक्लियस के बीच का अगर मैं ये डिस्टेंस लूं D'(A), तो वैन डर वाल्स रेडियस, क्योंकि ये वैन डर वाल्स फोर्स है और ये कोवलेंट बॉन्ड है, तो वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से वैन डर वाल्स रेडियस आएगा, वो होगा D'(A/2। 2. समझ गई? तो आपको यहाँ से क्लियरली ये चीज समझ आ रही है ना कि अगर आप सपोज एक मॉलिक्यूल लेते हो और उस मॉलिक्यूल का आप कोवलेंट रेडियस भी निकाल सकते हो, उसका वैन डर वाल्स रेडियस भी निकाल सकते हो, लेट्स अज्यूम कि ऐसा मैं कर पा रही हूँ, तो हमेशा उसके वैन डर वाल्स रेडियस की वैल्यू उसके कोवलेंट रेडियस से हमेशा क्या आएगी, ज्यादा ही। ठीक है, और लेट्स से एक हाइपोथेटिकल स्पीशीज लिया जो मेटल भी है, मेटालिक बॉन्ड भी बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड भी बना पा रहा है, वैन डर वाल्स रेडियस भी शो कर रहा है, तो इन तीनों चीजों को ध्यान रखते हुए कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए, मेटालिक बॉन्ड बनाने के लिए थोड़े से दूर चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और वैन डर वाल्स ज़्यादा दूर चाहिए. है ना, तो इनके बीच में कहाँ वैन डर वाल्स रेडियस की भी वैल्यू जो है हम डाल सकते हैं कि आप फिर तो मेटालिक रेडियाई भी पूरी एक्यूरेट नहीं आएगी, उनके बीच में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. कोई चीज एक्यूरेट नहीं है, ये सारी चीज ही अप्रोक्सीमेट है ना, कोवलेंट रेडियस भी एक्यूरेट नहीं है, वो कम आएगा, देखो एटम से कम आएगा, अगर ओवरलैपिंग रीजन काफी ज्यादा होगा तो देखो आपका एटम का रेडियस खत्म यहाँ हो रहा है, लेकिन आप हाफ करोगे तो इससे कम ही आएगा, तो ना कोवलेंट एक्यूरेट है, ना मेटालिक एक्यूरेट है, ना वैन डर वाल्स एक्यूरेट है, बस यही है कि एक स्पीशीज का अगर मैं तीनों निकालूं तो उनकी तीनों वैल्यूज में बहुत डिफरेंस आएगा, उसकी वैन डर वाल्स रेडियस काफी ज्यादा होगी, उसकी मेटालिक रेडियस बीच में कुछ होगी और उसकी कोवलेंट रेडियस काफी कम होने वाली है। इज दैट क्लियर टिल नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास वेडनेसडे को करेंगे। कोई डाउट किसी प्रकार? No, ma'am. ठीक, No, ma'am. चलो ओके, Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.
थैंक यू मैम।